नमस्कार। पेट में गैस बनना, पेट का फूला हुआ रहना, हमेशा बेचैनी बनी रहना, हमेशा घबराहट बनी रहना या फिर लगातार अपच की वजह से, पेट के फूले रहने की वजह से, अफारा बने रहने की वजह से खाने में हम जो खा रहे हैं वो अगर पच नहीं रहा है तो शरीर में से निष्कासन भी उसका प्रॉपर नहीं होगा और कब्ज जैसी अवस्था रहेगी या फिर खिचड़ी जैसा मल दिन में 2 बार 3 बार आप जाएंगे मोशन के लिए, या फिर आप खाना खाने के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आपको मोशन जाने की आवश्यकता लगती है। ऐसी सारी समस्याओं को इरोजिव गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रोएंटेराइटिस के केस में रखा जाता है। आपका पार्ट 1 में जो चीजें बताई गई इससे संबंधित कि ये है क्या, इसमें आहार चिकित्सा किस तरीके से काम करती है और आहार का क्रम कैसा होना चाहिए, ये पार्ट 1 में बताया गया है। पार्ट 2 जो है इसमें व्यायाम का क्या महत्व है और व्यायाम किस तरीके से इस समस्या को जड़ से खत्म करने का काम करेगा। क्योंकि अगर हम व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो हम कितना भी आहार के नियमों का पालन करते रहें, अकेला आहार आपके लिए पूरे तरीके से इस समस्या को खत्म करने में उपयुक्त नहीं माना जाएगा। आपको आहार के साथ में व्यायाम जरूर जोड़कर रखना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जब बोला युक्ताहार, तो साथ में उन्होंने विहारस्य भी जोड़ा कि युक्त आहार के साथ में युक्त विहार भी होना चाहिए, तब आप अपने शरीर को दुखों से या रोगों से दूर रख सकते हैं। तो युक्त आहार आपका पार्ट 1 में बताया गया है। युक्त विहार क्यों आवश्यक है और कौन सा विहार, कौन सा व्यायाम आपके लिए इस पेट से संबंधित समस्या जिसको सबसे ज्यादा घातक माना जा रहा है, जिसको हम आईपीडी, एपीडी या फिर आईबीएस या फिर इनिशियल स्टेजेस में अल्सरेटिव कोलाइटिस की शुरुआत भी मान सकते हैं। ये जो समस्या है इसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाएगा, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए, इसी के लिए ये पार्ट 2 बनाया जा रहा है। पार्ट 2 में व्यायाम। सबसे पहले हम ये जानें कि ये डिफ्यूज इरोजिव गैस्ट्राइटिस में व्यायाम किस तरीके से काम करेगा। तो डिफ्यूज इरोजिव गैस्ट्राइटिस का मैंने बताया था कि आपने जैसे ही अपने आहार नाल में भोजन डाला, भोजन जैसे ही आहार नाल से होते हुए ये आमाशय में पहुंचा, आमाशय में पहुंच करके जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचा वहां पर उपस्थित एसिड के साथ मिला और पूरा का पूरा पेट फूल गया। जैसे ही आपने भोजन किया पूरा पेट फूल गया। या फिर आप अगर भोजन नहीं कर रहे हैं तो भी पेट में फुलाव आता जा रहा है। आप खाली पेट भी नहीं रह सकते ज्यादा देर, और आपने अगर ज्यादा खा लिया या फिर आपने कुछ अनुचित खा लिया या फिर आपने कॉम्बिनेशन का ध्यान रखे बिना खा लिया तो भी पेट में गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक तवा गैस पर रखा जाता है रोटी उस पर डालकर सेकने के लिए, लेकिन तवा जब ज्यादा गर्म हो जाए, लाल होने लग जाए और उस ज्यादा गर्म तवे पर आप जब रोटी डालोगे तो फिर वो रोटी सिकेगी नहीं, वो जलेगी। ठीक वैसे ही यहाँ आमाशय में जब बहुत लंबे समय तक आमाशय को खाली रखा गया और उसके बाद एकदम से उसमें आहार डाला जाता है, तो जैसे ही आहार जाता है वो पचने की बजाय जलना चालू होता है। एकदम से वहां पर फ्यूम्स क्रिएट होना चालू हो जाते हैं, इंडाइजेशन क्रिएट होता है और पूरा का पूरा पेट फूलना चालू हो जाता है। आमाशय जो है ना, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होना चालू हो जाता है और आमाशय जैसे जैसे फूलता है तो वो अपने पूरे के पूरे 10 दिशाओं में वो फैलना चालू होता है। 10 दिशाएं, पूरी 10 दिशाएं। 10 दिशाएं अगर मैं बोलूं कि 10 का मतलब 10 क्यों बोल रहा हूं, तो यहां से आगे भी बढ़ेगा, यहां से पीछे भी जाएगा। तो दर्द
आमाशय के हिस्से में आगे की तरफ भी आ रहा है तो आमाशय के पीछे पीठ की तरफ भी जा रहा है। दर्द आमाशय से दाईं तरफ भी चल रहा है तो दर्द आमाशय के बाईं तरफ भी चल रहा है। दर्द ऊपर भी जा रहा है तो दर्द नीचे भी चल रहा है। और दर्द जो आपका जैसे ऊपर और दाएं के बीच का हिस्सा, दाएं और नीचे के बीच का हिस्सा, दाएं और बाएं के बीच का नीचे का हिस्सा, बाएं और ऊपर के बीच का ऊपर का हिस्सा, ये पूरे 10 दिशाओं में दर्द फैलेगा ऐसे करके। और ये जो दर्द है, इस दर्द को संभालने के लिए जो भी दवाइयां खाई जाती हैं वो सारी की सारी दवाइयां इस आहार नाल के अंदर की जो दीवारें हैं उन दीवारों को खराब करने का काम करती हैं। और जितनी ये दीवारें खराब होती जाती हैं, ड्रग इंड्यूस्ड एसिडिटी बढ़ती चली जाती है। और ड्रग इंड्यूस्ड एसिडिटी जितनी बढ़ेगी वो दीवारों की टेक्सचर जो होती है, दीवारों की चिकनाई जो होती है, वो धीरे 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 करके खराब होना चालू हो जाएगी। और अगर एक बार आंतों के अंदर की दीवार जो होती है, जिसको म्यूकोसल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसकी दीवार में कोई गड़बड़ी आ गई, या फिर जो मस्कुलरिस लेयर होती है, उस मस्कुलरिस लेयर की ये वाली प्रॉपर्टी अगर खराब हो गई तो मान लीजिए फिर आपकी आंतें शिथिल रहना चालू हो जाएंगी। फिर आमाशय में भरा रहेगा कचरा और वो आंत में उतरेगा ही नहीं। अगर मान लीजिए आंत में उतरा भी तो फिर आमाशय का फूलना तो थोड़ा कम होगा, लेकिन आंत फूलना चालू हो जाएगी। नाभि के दोनों तरफ आंतें पूरे तरीके से फूलना चालू होंगी। तो वो फिर नाभि के चारों तरफ, दाएं तरफ, बाएं तरफ, ऊपर नीचे ये दर्द हो सकता है, या फिर नाभि के पीछे पीठ में भी दर्द जा सकता है। ये भी लक्षण इसी समस्या का आएगा। अगर इस लक्षण को पूरे तरीके से ठीक करना है तो आहार चिकित्सा आपको बताई गई पार्ट 1 में, उसका पूरा फॉलोअप करिए। आहार जो आपने ले लिया है, जो आपके आहार नाल में पहुंच गया है, अब उस आहार का अच्छे तरीके से पाचन हो, वो आहार आंतों में अच्छे तरीके से चले और उस आहार में से आहार रस के रूप में खिंच करके रक्त में जाए और वो फिर अच्छे रक्त का निर्माण करे। क्योंकि कहा जाता है रसो रक्तः, रस से रक्त बनेगा, ततो मांसः, रक्त से मांस बनेगा। और रक्त से ही अगर मांस बनेगा तो मांस की ही तो बनी हुई है आंतें, मांस का ही बना हुआ है आमाशय। तो अगर रस अच्छा आपने बनवाया, अच्छा आहार लेकर के, और अच्छे आहार का पाचन के लिए आपने अगर अच्छे तरीके से व्यायाम किया तो पाचन होकर के रस रक्त में जाएगा और व्यायाम के माध्यम से ही रक्त एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्टेशन में जाते हुए शरीर के हर भाग में पहुंचेगा, तो हर भाग का पोषण करेगा। और वो पोषण जो है वो आपके शरीर के हर कोष के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपके शरीर में आहार के साथ साथ व्यायाम की भी बहुत महत्वता मानी जाती है। लोग केवल खाने पर फोकस करते हैं। खाना अगर केवल खाया जाएगा, व्यायाम नहीं किया जाएगा, तो फिर वो खाना कोई काम का नहीं है। आप अगर खाने को खाते जाओ, व्यायाम नहीं करो, खाना पचना बंद हो जाएगा। और खाना पचना बंद हो जाएगा, अरुचि आना चालू हो जाएगी खाने के प्रति। और खाने के प्रति अगर अरुचि आना चालू हो रही है, बिना रुचि के आप अगर भोजन कर रहे हैं, या फिर आप समय है इसलिए भोजन कर रहे हैं, या फिर आप स्वाद के लिए भोजन कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य तो दूर दूर तक नहीं मिलना है। इसलिए आप रुचि के हिसाब से, जब रुचि हो, और रुचि कब बढ़ती है, जब पहले का जमा हुआ खराब जो खाना था, बुरे समय से जो जम रहा था, गंदगियों के रूप में शरीर में पड़ा हुआ था, मल के रूप में शरीर में पड़ा हुआ था, वो निकलेगा। तो फिर आपके शरीर में से रोग भी निकलेगा और आपका शरीर रोग मुक्त होना भी शुरू होगा। अब हम देखें कि मल जो है वो क्या होता है। मल वो है जो शरीर में विद्यमान बाकी की चीजों को मलिन करने का काम करे। अगर शरीर में रस को कोई चीज मलिन कर रही है तो वो मल ही माना जाएगा। अगर रक्त को कोई चीज मलिन कर रही है तो वो भी मल माना जाएगा। और मांस को अगर कोई चीज मलिन कर रही है तो वो भी मल ही माना जाएगा। इसीलिए मल की परिभाषा जो होती है वो होती है कि जो मलिन करे वही मल है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि आप आगे की तरफ बढ़ें।
कैसे व्यायाम आवश्यक है। व्यायाम, अगर आपने भोजन कर लिया, आमाशय में पहुंचा दिया भोजन को, आमाशय में भोजन पाचक रसों के साथ मिलेगा, और पाचक रसों के साथ मिलेगा इसके लिए बहुत आवश्यक होगा कि पाचक रस अपनी अपनी सही सही जगह से निकल करके सही समय पर आमाशय में आना चालू हो। अब पाचक रस जो है वो कहां कहां से आ रहे हैं? एक तो आ रहा है पैंक्रियाटिक जूसेस, पैंक्रियाटिक जूसेस आएंगे पैंक्रियाटिक एरिया से, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज जो होता है वहां से पैंक्रियाटिक जूसेस निकल करके आपके आमाशय की तरफ आना चालू होंगे, और आमाशय में नहीं जाएंगे, पैंक्रियाज से सीधे वो डिओडिनम में आते हैं। दूसरा, जो लिवर से चीजें छोड़ी जाती हैं, बाइल सॉल्ट्स और पिगमेंट्स, वो गॉल ब्लैडर में जमा हुए हैं, गॉल ब्लैडर से निकल करके वो आ रहे हैं, वो भी कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू निकल करके डिओडिनम के पास आना चालू हो जाए। आमाशय में, आमाशय से जो रिलीज होते हैं एसिड्स, वो और मुंह के आसपास जो गले में जो लार की ग्रंथियां हैं, उन लार की ग्रंथियों से छोड़े गए जो एंजाइम्स हैं वो लार के साथ ही आमाशय में जा रहे थे। तो लार की ग्रंथियों पर खून का संचार अगर अच्छा होगा तो लार अच्छी बनेगी। आमाशय पर खून का संचार अगर अच्छा होगा तो आमाशय HCl जो छोड़ता है वो अच्छे तरीके से छोड़ना चालू करेगा। तो आमाशय में पाचक एंजाइम और HCl के साथ मिलकर के खाना अच्छे तरीके से लुगदी बनेगी उसकी, ये मूवमेंट होगा। हाँ, अब ये मूवमेंट जब हो जाए, जैसे आप आटा लेकर के उसमें पानी डाल करके ऐसे करके गूंदते हो तो वो गूंद करके लेई के जैसा हो जाता है, और वो लेई के जैसा जब आटा हो जाता है, अब मान लीजिए आमाशय में जो हमने खाया था वो पाचक रसों के साथ मिल करके, और जो आमाशय में HCl एसिड निकल रहा था उसके साथ मिलकर के लोई के जैसा, लुगदी के जैसा बन गया। अब वो वहां से नीचे उतरेगा, जिसको GET बोला जाता है, जिसको गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम बोला जाता है। आमाशय से खाने का धीरे धीरे करके नीचे उतरना बोला जाता है। आमाशय से जैसे ही खाना धीरे धीरे करके नीचे उतरेगा, तो जैसे जैसे नीचे उतरेगा वैसे वैसे इधर से लिवर की तरफ से छोड़ा गया बाइल सॉल्ट और पिगमेंट आ रहा है, उधर से आपका पैंक्रियाटिक जूसेस आ रहे हैं, दोनों के दोनों डिओडिनम में मिले, डिओडिनम में खाना पहुंचा आमाशय से, पैंक्रियाटिक जूसेस पहुंचे पैंक्रियाज से, गॉल ब्लैडर से इधर से लिवर के सीक्रेशंस पहुंच गए। अब वो पूरे उस लुगदी के साथ मिलेंगे अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से मिलकर के फिर वो नीचे की तरफ बढ़ना चालू होंगे। अब वो अगर नीचे की तरफ बढ़ना चालू हुए हैं तो वो आंत के दूसरे वाले हिस्से डिओडिनम से जैजुनम की तरफ पहुंचेंगे, और आंत का दूसरा वाला हिस्सा जो है वो इसको अच्छे तरीके से मिलाना चालू करेगा। अच्छे से मिलाना चालू कर दिया उसने, सारे के सारे आमाशय में जो अमाइलेज एंजाइम आया था जो पैंक्रियाटिक डक्ट से निकलते हुए आया था, जो डिओडिनम में मिला वो, और लिवर से जो सिक्रेशंस गॉल ब्लैडर के थ्रू आए थे, वो सारे के सारे आंत में, छोटी आंत के पहले वाले भाग से दूसरी वाले भाग में पहुंचे, और वो अच्छे तरीके से मिलना चालू हुए। इसको कायल बोलना चालू किया जाता है, और जैसे ही ये कायल के रूप में कन्वर्ट होता है, फिर इसमें से अवशोषण की प्रक्रिया चालू होती है, तब इसमें से धीरे धीरे करके चीजें एब्जॉर्ब होना चालू हो जाती हैं, और छोटी आंत के चारों तरफ जो खून की चूसक नलियां रहती हैं, उन नलियों में ये इसमें से आहार में से आहार रस के रूप में खिंच करके रक्त में पहुंचना चालू होता है। इसीलिए इसको बोला जाता है रसो रक्त। रस जो है आहार रस, वहां से ये आहार रस के पोषक तत्व खिंच करके रक्त में जाना चालू होते हैं, और जब रक्त में जाना चालू होते हैं तब फिर वो रक्त में पोषण पहुंचता है। और रक्त में पोषण का मतलब ठीक वैसे ही हो गया जैसे फैक्ट्री में खड़े हुए ट्रकों में आपने कोई माल जो फैक्ट्री में बनाया जा रहा है वो लोड कर दिया, अब ट्रक का काम है उस माल को मार्केट में ट्रांसपोर्ट करना, मार्केट में सर्कुलेट करना। तो खून हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करता है, और खून अगर हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है
तो अब रक्त में चीजें आंत से खिंच करके रक्त पर लोड करी गई हैं। अब रक्त पूरे शरीर में पहुंचेगा और जिस चीज की जहां आवश्यकता है वहां पहुंचाना चालू करेगा, और इसको बोला जाएगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब आपका जो भोजन था वो आपके पोषण के रूप में, पोषक तत्वों के रूप में रक्त में पहुंच गया। रक्त से धीरे धीरे करके वो पूरे शरीर के टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचेगा और वहां पहुंचने के बाद वो अपना पूरा पोषण देगा, जो आहार को ग्रहण करने का हमारा मूल उद्देश्य था। अब हम देखते हैं कि इस ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया में खून के संचार में वृद्धि बनी रहना बहुत आवश्यक होती है। अगर खून के संचार में वृद्धि नहीं होगी तो निश्चित ही फिर आपका खाया गया खाना तालाब के रूप में कहीं शरीर में एक जगह पड़ा रहेगा, वो पड़ा पड़ा सड़ेगा और शरीर में पोषण की बजाय शरीर में नुकसान देने का काम करेगा। इसलिए शरीर में रक्त के संचार की सही व्यवस्था आपको पूरी फॉलो करवानी है, और उस व्यवस्था को पूरे तरीके से संचारित करने के लिए व्यायाम ही एक माध्यम माना जाता है। क्योंकि पहले लोग काम करते थे, इसलिए लोगों को व्यायाम की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। पानी कुएं में से खींचना है एक तरीके से बहुत काम माना जाता था। पशुओं के लिए चारा काटना है मशीन से, तो वो व्यायाम था। आपको जब कुएं से हटकर के हैंडपंप लगना चालू हुए तो हैंडपंप को चलाना व्यायाम था। यही तो सारे व्यायाम आजकल हम करा रहे हैं। हाँ, चक्की संचालनासन, महिलाएं चक्की चला करके आटा पीसा करती थी, आजकल हमें वो चक्की फिजियोथेरेपी में रखी जा रही है, आप चलाते भी हो और आटा भी नहीं पिसता है। तो व्यायाम की आवश्यकता अब ज्यादा, इसलिए बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि पहले तो लोग व्यायाम नहीं करते थे, स्वस्थ रहते थे, तो अब व्यायाम क्यों आवश्यक है? पहले जब लोग व्यायाम नहीं करते थे और स्वस्थ रहते थे तब लोग काम भी करते थे। काम ही व्यायाम के स्वरूप में बहुत बड़ा योगदान दे रहा था। लेकिन आज काम तो करते हैं लोग, लेकिन वो काम जो है वो दूसरे शारीरिक श्रम नहीं है, उसमें केवल आप बैठ करके काम कर रहे हैं और लगातार लंबे समय तक बैठे रहते हैं। और ये तो कार्डियोलॉजिस्ट इस चीज को तो बोलते ही हैं कि आप अगर एक जगह पर लंबे समय तक बैठ करके काम करेंगे तो ये आपके लिए हार्ट के डिसऑर्डर्स पैदा कराने का सबसे फेवरेबल वातावरण माना जाता है। तो आपको अगर एक जगह बैठ करके ही काम करना है तो हर 20 मिनट 30 मिनट में आप आधे मिनट के लिए ही बेशक, लेकिन खड़े होकर के 10-20 कदम चल करके फिर बैठ जाएं, क्योंकि स्टेगनेंट होना एक जगह पर यह आपके लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। आप घंटों तक अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे, इसको आप आसन नहीं मानते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो थोड़े समझदार हैं वो तुरंत ही यहां से एक बात पकड़ सकते हैं कि जब आधे घंटे बैठने में आप कह रहे हैं कि हार्ट की डिसीज हो सकती है, तो आसन में अगर मान लो कोई ज्यादा देर तक बैठा रहे या एक आसन को कोई लंबे समय तक करता रहे, जो योगी करते थे, जैसे सुखासन में बैठ करके घंटों साधना करना, तो सुखासन भी आसन है। अब वो जो साधना थी वो योग का प्रक्रम माना जाता है। योग का प्रक्रम जो है उसमें आप श्वास की गति को चला रहे होते हो। जब आप एक जगह बैठ करके काम कर रहे हो उस समय आप प्राणायाम नहीं कर रहे हो, उस समय आपने अपनी ब्रीद वेल का टेक्निक, ब्रीद वेल का नाम से एक वीडियो है, आप उसको गौर से देखिए और पूरा समझिए कि ब्रीदिंग का हमारे शरीर पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। अगर हम ब्रीदिंग को सही तरीके से समझ लें तो हम घंटों एक जगह पर बैठ करके, जैसे मैं बैठा हूं ऐसे ही बैठे बैठे पूरा दिन निकाल दूं, लेकिन ब्रीदिंग पैटर्न का फॉलोअप अगर हम करेंगे तो हमारे हार्ट पर कार्डियो जनरेशन बना हुआ है, हमारे हार्ट पर स्टेगनेंट का इफेक्ट नहीं आ रहा है, हमारे खून की नलियों में खून का संचार अच्छे तरीके से चले जा रहा है। आप बैठ करके एक जगह बैठ करके प्राणायाम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तालाब अगर चीजें होती हैं तो प्रॉब्लम करती हैं, अगर नदी है कोई चीज तो प्रॉब्लम नहीं करेगी। नदी और तालाब में अंतर क्या है? नदी में पानी तो नदी में भी होता है, पानी तालाब में भी होता है, लेकिन नदी में पानी आ रहा है और जा रहा है, एक जगह पर तो वॉल्यूम पानी का उतना ही है,
कि किनारे उतने ही हैं, ना तो चढ़ रही है ना उतर रही है नदी, लेकिन आपका पानी लगातार आ रहा है और लगातार जा रहा है। और तालाब में क्या होता है कि तालाब में पानी वहीं भरा हुआ है, अगर भरा हुआ पानी ज्यादा लंबे समय तक एक जगह रुकेगा तो कहा जाता है कि पानी जब एक जगह रुकता है तो सड़ना चालू हो जाता है। इसीलिए तालाब के पानी में बदबू आती है, नदी के पानी में बदबू नहीं आती है। हमें अपने शरीर को नदी बना के रखना है, ना कि तालाब। और नदी बना के रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि आप अपने शरीर में खून के संचार की दर को बढ़ा के रखें, और खून के संचार की दर को बढ़ाना ही व्यायाम है। बस व्यायाम का सिर्फ एक ही मोटिव है, व्यायाम का दूसरा और कोई मोटिव नहीं है। व्यायाम का मोटिव है आप अपने शरीर में खून के संचार की दर को बढ़ा दें। दूसरा मोटिव जो अपन सामान्य तौर पर मानने लगते हैं, अगर खून के संचार की दर आप बढ़ा के रखोगे, आपके मांसपेशियों पर भी अच्छी मात्रा में खून का संचार पहुंचेगा, मांसपेशियां बिल्कुल इफेक्टिव बनी रहेंगी। हालांकि एक कहावत बोली जाती है कि मांसपेशियों का जो आहार है वो व्यायाम है, और उस व्यायाम में थोड़ा बहुत हाथ पैरों को चलाना होता है, क्योंकि मांसपेशियां चलाने के लिए दी गई हैं। अब अगर आप पूरे दिन बैठ करके माउस पर काम करेंगे या फिर आप अगर कीबोर्ड पर काम कर रहे हैं तो इसमें केवल उंगलियों की मांसपेशियां चल रही हैं, आपके शरीर की बाकी मांसपेशियां, आप गर्दन को ऐसे करके बैठ के करते रहते हैं तो ये मांसपेशियां पूरी जकड़ जाती हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आ जा रहा है, या फिर फ्रोजन शोल्डर आ जा रहे हैं, या फिर कमर में दर्द आ जा रहा है क्योंकि कमर से आप आगे की तरफ झुके हुए रहते हैं लगातार। तो ये समस्याएं बढ़ रही हैं। इसके लिए जोड़ों का व्यायाम बहुत अच्छा, बहुत उपयोगी व्यायाम माना जाता है। अगर आपके कमर में या घुटनों में दर्द नहीं है तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। जोड़ों के व्यायाम का वीडियो पड़ा हुआ है, सूर्य नमस्कार का वीडियो पड़ा हुआ है। आप पूरे तरीके से इसका पूरा प्रोसेस समझिए और अच्छे तरीके से इसको फॉलो करना चालू करिए। बहुत अच्छा होता है कि आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा कुछ करें जो आप आराम से कर सकते हैं, जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और वो क्या है? वो है वॉक करना, टहलना। अगर आप टहलते हैं तो टहलने से आपके शरीर में बहुत अच्छी ऊर्जा का संचार होता है। टहलने से आपका शरीर पूरा चलता है तो शरीर में खून के संचार में भी वृद्धि आती है। टहलने में आपके शरीर में गर्दन से लेकर के पैर के पंजों तक की सारी मांसपेशियों का एक साथ व्यायाम हो जाता है। तो आप या तो जोड़ों का व्यायाम कर लें जिसमें आप गर्दन से लेकर के पैर के पंजे तक की सारी मांसपेशियों का व्यायाम करते हैं, या फिर आप टहल लें, बहुत अच्छा तरीका है। या फिर आप अगर वजन को भी कम करना चाहते हैं या फिर बैठे रहने की वजह से पेट की समस्याओं के साथ साथ अगर आपके शरीर में वजन बढ़ता चला जा रहा है तो आप सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन हम व्यायाम नहीं बता रहे हैं, यहां बता रहे हैं डिफ्यूज इरोसिव गैस्ट्राइटिस के लिए व्यायाम। तो इसमें आप टहलने को सबसे पहली प्राथमिकता देंगे। टहलना सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो टहलना भी हम टहलने पर एहसान नहीं करेंगे। हम कम से कम टहलेंगे 5 किलोमीटर, और वो भी मैक्सिमम 50 मिनट में। हम कोशिश करेंगे 5 किलोमीटर को पूरा करने में हमें 40 मिनट अगर हम लगा दें तो बहुत ही अच्छा रहे, नहीं तो मैक्सिमम 50 मिनट में हम 5 किलोमीटर पूरा टहल लें। अगर हम ये टहलने का अभ्यास करते हैं तो सने सने हमारे शरीर के हर भाग में खून का संचार बढ़ेगा, और वो खून का बढ़ा हुआ संचार हमारी शरीर की सारी कोशिकाओं को धीरे धीरे करके पोषण पहुंचाना चालू करेगा, और कोशिकाओं की सभी प्रकार की कमजोरियां दूर होना चालू होंगी। शरीर में पोषण मिलना चालू होगा, शरीर में ऊर्जा मिलना चालू होगी। तो धीरे 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 करके शरीर का कम होता हुआ वजन भी मेंटेन होना चालू होगा, फिर धीरे धीरे करके बढ़ना भी चालू होगा। जिन लोगों का वजन लगातार इस डिफ्यूज इरोसिव गैस्ट्राइटिस या लगातार बढ़ती हुई गैस या पेट की खराबी की वजह से वजन कम होता जा रहा है, उनके लिए ये 5 किलोमीटर चलना सबसे उपयोगी माना जाएगा, सबसे उपयोगी व्यायाम माना जाएगा। अब ये 5 किलोमीटर एक बार में चलना है, लेकिन ऐसा नहीं कि 5 किलोमीटर चल रहे हैं, एक एक किलोमीटर करके 5 बार चल लिए, वो नहीं, एक बार में 5 किलोमीटर। कुछ लोग मानेंगे कि भाई एक बार में 5 किलोमीटर चलने की शक्ति ही नहीं है, इतनी तो हमारे शरीर में एक तरीके से माननी चाहिए ऊर्जा ही नहीं है कि हम एक बार में 5 किलोमीटर चल पाए। तो कोई बात नहीं है,
आप आज से चालू करिए, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए और 5 किलोमीटर का आपको टारगेट रखना है, उसको आपको अचीव करना है। ये टहलना हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छा व्यायाम होता है। अच्छा, टहलना प्रॉपर तरीके से, आपको बात करते हुए नहीं टहलना है। आप 5 लोग मिलकर के टहल रहे हैं पेट के मरीज, तो मान लीजिए फिर आपको टहलने का फायदा नहीं होगा। आप कान में जो ईयरफोन लगा करके टहल रहे हैं तो भी आपको टहलने का पूरा फायदा नहीं होगा। कहा जाता है एक है साध है सब सध है, सब साध है सब जाए। बहुत सारी चीजें एक बार में करने से एक चीज को भी करने का फायदा नहीं मिलता। इसलिए हम एक बार में केवल एक ही चीज करेंगे। तो टहलते समय केवल टहलने पर फोकस करेंगे। कोई मोबाइल नहीं होना चाहिए, कोई किसी से बात नहीं करनी है, अच्छी क्वालिटी के जूते पहनने हैं और टहलने के लिए वॉक का वीडियो, हाउ टू वॉक, टहलना कैसे है, कैसे टहलें, ये वीडियो है। इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हो, इसी चैनल पर वो वीडियो आपको मिल जाएगा। एक आसन होता है जो आपके लिए पेट से संबंधित सभी प्रकार के रोगों में एक आसन, एक है साधे सब सधे वाला काम करेगा कि एक आसन को आप साध लीजिए, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलना चालू होगा। आसन का नाम है राजा रानी आसन, या इसको मरकटासन के नाम से भी जाना जाता है। तो मरकटासन का अभ्यास आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मरकटासन कैसे करना है, इसके लिए मरकटासन का वीडियो है, आप उसको पूरा देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे आसन जो इस समस्या में सर्वाधिक उपयोगी माने जाते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो वो आसन अवश्य करें। पहला आसन है एक पाद पवन मुक्तासन। ये बहुत अच्छे तरीके से, और इन हर आसनों का वीडियो आपको आसन योग का प्लेलिस्ट है उसमें मिलेगा। एक पाद पवन मुक्तासन आसन करने लेकिन वैसे ही है जैसे आसन को करने से लाभ मिलना चाहिए। आप अगर आसन कर रहे हैं, हम तो करते हैं वाला, तो हिसाब किताब थोड़ा गड़बड़ है। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि उस वीडियो को देखें, क्योंकि कैसे करना है ये आपको सही तरीके से समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हाउ टू डू अगर आप नहीं समझे हैं तो व्हाट टू डू का कोई मतलब नहीं होता है। तो हाउ टू डू, तो एक पाद पवन मुक्तासन, आप दोनों पैरों से भी पवन मुक्तासन कर सकते हैं जिसका नाम होता है पवन मुक्तासन। आप तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास कर सकते हैं, गौ मुखासन का अभ्यास कर सकते हैं, अर्ध मत्स्येंद्रासन है, मंडूकासन होता है वो है। इसके अलावा अगर आप अभ्यास करना चाहें तो बहुत अच्छा अभ्यास होता है। आप अगर बैठ करके कर रहे हैं और आपके आमाशय में बहुत गैस भराव नहीं है, आप आगे की तरफ झुक सकते हैं। अगर आपके कमर में दर्द नहीं है तो पश्चिमोत्तानासन, योग मुद्रासन, जानुशिरासन या परिव्रत जानुशिरासन, ये सारे आसन आपको इसी YouTube चैनल पर आसन की प्लेलिस्ट है, योग की प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएंगे। आप उन आसनों को अच्छे तरीके से देखें और उन आसनों में से जो भी आपको बहुत अच्छा लगे उस आसन को, ये सारे आसन मैंने नाम बताए हैं कि ये सारे आसन आपके लिए उपयोगी हैं। आपको करने इनमें से जो आपको उचित लगे 4 आसन आप निकाल लो और 4 आसनों को, एक आसन को कम से कम 1 मिनट होल्ड करके आप करना शुरू करें और एक आसन को धीरे धीरे करके 3 मिनट तक पहुंचाना है। 3 मिनट तक आप जब एक आसन को करने लगेंगे तो 4 आसन को करने में आपको 12 मिनट लगेंगे, इनटू 2 टाइम्स कर लेंगे तो 24 मिनट में आपके आसन हो जाएंगे। और उसके बाद फिर आप करेंगे प्राणायाम। तो एक टाइम में तो आपने 24 मिनट आसन और प्राणायाम किया और दूसरे टाइम में आपने 40 मिनट में 5 किलोमीटर टहलना और प्राणायाम। तो अब आपने टहलना और आसन समझ लिए, अब आते हैं प्राणायाम पर। तो प्राणायाम में आपके लिए प्राणायाम सबसे उपयोगी साधन माना जाएगा व्यायाम में, क्योंकि प्राणायाम डायरेक्ट खून के संचार को बढ़ाने का काम कर रहा है। यह आपके पाचन की क्षमता भी बढ़ाएगा। तो यह आपके आंतों में जो शिथिलन पड़ा हुआ है, आंतों में जो लिथार्जिकनेस आ गई है, उसको भी सही करने का काम करवाएगा। तो प्राणायाम आपके शरीर में से जमी हुई गंदगियों को निकालने के लिए, आपकी आंतों में शक्ति पहुंचाने का भी काम करेगा। अब आप प्राणायाम कौन सा करेंगे ये केवल नाम बता देता हूं। प्राणायाम की पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें सारे प्राणायाम किस तरीके से करने हैं ये बताया गया है। तो प्राणायाम क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्राणायाम आप करोगे तो शरीर में शुद्ध वायु का संचार होगा,
प्राणायाम आप जब करोगे तो शरीर में हृदय के संचार में, हृदय के स्पंदन की गति जो है वो बढ़ी हुई होना चालू हो जाएगी। और प्राणायाम से हृदय के स्पंदन कुछ इस तरीके से बढ़ते हैं कि खून का संचार तो बढ़ेगा लेकिन शरीर में थकान नहीं आएगी। और इस समस्या के लिए सर्वाधिक उपयोगी प्राणायाम इसीलिए माना जाता है कि ये समस्या जो है इसमें लोगों को थकान जल्दी आती है, तो व्यायाम में प्राणायाम का जो क्रम है वो बिना थकान दिए सारे के सारे काम आपके पूरे करवाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आप प्राणायाम करें। प्राणायाम में बहुत अच्छा प्राणायाम जो होगा, जो आपको निश्चित तौर पर करना चालू करना है, पूरा क्रम है अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो आप अच्छे तरीके से करना चालू करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम में सबसे पहले चंद्र अनुलोम विलोम, चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये आप लगभग 3 मिनट करें। चंद्र अनुलोम विलोम कैसे करते हैं ये आपको चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम का वीडियो है, उसको गौर से देखें, पूरा समझें और उसके टेक्सचर को पूरा समझ लें। क्योंकि प्राणायाम तो चंद्र अनुलोम विलोम तो मैं भी बता सकता हूं, दाहिनी नाक को बंद करो, चंद्र से अनुलोम, चंद्र से ही विलोम, ये अनुलोम विलोम हो गया। अब लोग लगे हुए हैं, ये नहीं है। आप प्राणायाम को कैसे करेंगे, इस प्राणायाम को हाउ टू डू समझेंगे तब आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम। दूसरे नंबर पर करेंगे सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम। तीसरे नंबर पर होगा चंद्र भेदी। चौथे नंबर पर होगा सूर्य भेदी। और पांचवें नंबर पर होगा नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो ये सारे पांचों प्राणायाम जो हैं इनको आपको करना है। बाकी के 4 जो हैं, चंद्र अनुलोम विलोम, सूर्य अनुलोम विलोम, चंद्र भेदी, सूर्य भेदी, ये चारों जो हैं ये आप 3-3 मिनट करने का अभ्यास चालू कर दें। अगर आप पहले बार में 3-3 मिनट इनको नहीं कर पा रहे हैं तो आप इनको 1-1 मिनट से चालू कर दें। 1-1 मिनट करेंगे 4 मिनट हो गए। और ये नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम जो है ये कम से कम आप 5 मिनट करेंगे। तो 4 मिनट ये, 5 मिनट ये, पहले शुरुआत आप यहां से कर लीजिए। बाद में फिर कैसे करेंगे कि 3-3 मिनट ये 4 करेंगे तो 12 मिनट हो जाएंगे, और 8 मिनट ये 5वां करेंगे तो 20 मिनट हो जाएंगे। तो 20 मिनट में आपने ये प्राणायाम करके नाड़ियों में शुद्धि करवा ली। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ईड़ा और पिंगला, ये दोनों नाड़ियां जब सामंजस्य से चलना चालू होती हैं इसी को बोला जाता है नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम करने के बाद ये वाली अवस्था आपको मिलती है। जब दोनों नाड़ियों में शुद्धि हो जाती है, दोनों नाड़ियों में जब समता आ जाती है, तब आपकी तीसरी नाड़ी जो है सुषुम्ना वो एक्टिवेट होती है। और जब सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाए उसके बाद आपको एक दूसरा प्राणायाम है उसका अभ्यास करना है, और वो प्राणायाम है दीर्घ श्वसन, जिसको आप भस्त्रिका के नाम से जानते हैं। लेकिन हमें भस्त्रिका नहीं करना है, हम दीर्घ श्वसन के रूप में करेंगे उसको। और दीर्घ श्वसन का भी वीडियो पूरा पड़ा हुआ है कि आपको उस दीर्घ श्वसन को किस तरीके से करना है। अगर आप दीर्घ श्वसन को अच्छे तरीके से करना चालू कर देते हैं तो पहली बार में लंबी गहरी श्वास भरना और भरी गई श्वास को धीरे धीरे छोड़ना, इसको आप 50 बार से चालू करो। इसमें आप टाइम मत गिनो, आप इसमें श्वास को आराम से धीरे 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 करके भरते जाइए, फेफड़ों को पूरा फुलाते जाइए। पूरे फेफड़े जब पूरे फूल जाएं, धीरे धीरे करके आप सांस को बहुत धीरे धीरे करके छोड़ेंगे। फिर सांस को भरेंगे, भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे, और धीरे धीरे करके फिर सांस को बहुत धीरे धीरे करके छोड़ेंगे। तो ये जो अवस्था है प्राणायाम करने की, इसमें क्या होगा कि श्वास आप जब भर रहे हैं तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी तक आपने ज्यादा से ज्यादा शुद्ध हवा शरीर में भर दी, फेफड़ों में भर दी। फेफड़ों में थोड़ी देर के लिए हवा को रोका ताकि शुद्ध हवा फेफड़ों से उतर करके खून की नली में चली जाए, और अशुद्ध हवा खून की नली से उतर करके फेफड़ों पर वायु कोषों पर चढ़ जाए। तब जब आप श्वास को छोड़ें तो अशुद्ध हवा वायु कोषों के माध्यम से शरीर में से बाहर आना चालू हो, इसको अशुद्धियों का बाहर आना भी बोला जाता है। तो ये होगा, ये बहुत ही अच्छा उपक्रम, बहुत अच्छा प्रोसेस माना जाएगा प्राणायाम का। आप ये करेंगे, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ होना चालू होगा।
इसके अलावा एक प्राणायाम और होता है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम आपके मानसिक शांति के लिए जरूरी है। मानसिक शांति बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि ये जो लोग हैं जिनको डिफ्यूज इरोसिव गैस्ट्राइटिस हो जाती है, या जिनको लगातार पेट में गैस के बनने के बाद पेट में अफारा बना रहता है, आईबीएस जैसी समस्या जिनको हो जाती है, उनके मन में अस्थिरता आना चालू हो जाती है। तो मन को स्थिर करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही उपयोगी माना जाता है। आप भ्रामरी क्यों करना है और किस तरीके से करना है, आप भ्रामरी प्राणायाम का वीडियो अच्छे तरीके से देख करके वैसे करना है जैसे बताया गया है। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि करना नहीं, सही तरीके से करना आवश्यक है। खाना नहीं, सही तरीके से खाना आवश्यक है, तो ही सही तरीके से पोषण होगा। अगर आप ताला खोलना चाह रहे हो लेकिन जो चाबी है ताले की वो नहीं लगाओगे तो ताला खुलेगा नहीं। तो आपको हाउ टू डू का तो फॉलो अप करना ही पड़ेगा। इसीलिए आप सारे के सारे वीडियो इसीलिए बनाए गए हैं, एक एक चीज आपके लिए बना के डाली गई है कि आप एक एक चीज को जाकर के प्रॉपर तरीके से समझ लो और आप उसी तरीके से उसका अभ्यास करो, बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद योग निद्रा या फिर शवासन, तो शवासन का अभ्यास भी करेंगे। दिन में 2 बार के आसपास शवासन का अभ्यास करेंगे। यह आपके मन को स्थिर कराने का बहुत अच्छा प्रयास है। और सोने के पूर्व योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। तो शवासन का वीडियो भी है, योग निद्रा कैसे करनी है और योग निद्रा को करने का पूरा प्रोसेस पार्ट 1 और पार्ट 2 आप दोनों चीजें देख करके इसको अच्छे तरीके से फॉलो करना चालू करेंगे। अगर आपने व्यायाम में इतना समझ लिया तो ये मान लीजिए कि आपकी ये पेट में बढ़ती हुई गैस की समस्या, पेट में बढ़ती हुई ये बीमारी जिसको आईबीएस भी मान सकते हो, या फिर आप इसको गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर भी कह सकते हैं, ये एक ही समस्या है जो बढ़कर के दूसरे स्वरूप में आ जाती है। आप इन समस्याओं से पूरे तरीके से निजात पा सकते हैं। तो ये होगा आपका व्यायाम जो आप पेट से संबंधित समस्याओं के लिए कर सकते हैं। आप इसको अच्छे तरीके से करें। आशा है आपको सारे व्यायाम अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और व्यायाम क्यों आवश्यक है इस समस्या में ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो उचित लगे, आपको ऐसा लगे कि वीडियो में बताई गई बातें बहुत उपयोगी हैं और पेट से संबंधित समस्या जिन लोगों को है उनके लिए बहुत हितकर हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो में कमेंट करके आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। पार्ट 3 रखा जाएगा जिसमें आपके लिए घरेलू प्राकृतिक चिकित्सा या फिर इस रोग की घरेलू चिकित्सा क्या हो सकती है, घरेलू नुस्खे कौन से हो सकते हैं, अगर एकदम से गैस बन जाए तो आप उस समय क्या करेंगे, ये बताया जाएगा पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 बहुत जल्दी ही डाल दिया जाएगा। तब तक के लिए अपने पेट का ध्यान रखें, अपने आहार का ध्यान रखें और अपने व्यायाम का ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।